Hello, my dear students. We are in chapter Biomolecules. मैंने पहले भी कहा था ये चैप्टर बायोकेमिस्ट्री का है। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एज पर NCERT एंड आई विल ट्राई टू एंटर इन लिपिड्स ऑल्सो। ठीक है, पहला जो टारगेट है वो है नीट में जो NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में से जब फॉर्म होते हैं तो हम इसी से स्टार्ट कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या है? दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, CnH2O N। अब यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, और ये है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। नॉर्मली जो रेशो रहता है वो H और O का वो ही रहता है जो पानी में होता है, 2:1। ये है कार्बोहाइड्रेट्स। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। और ऐसा नहीं है कि खाली एनर्जी ही प्रोवाइड करवाते हैं, देयर आर अदर फंक्शंस ऑल्सो सिंस दे आर एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स, सेल वॉल एंड ऑल। तो कई जगह पे इसका रोल होता है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी रोल कार्बोहाइड्रेट का क्या है तो वह है एनर्जी प्रोडक्शन। क्योंकि सबसे पहले मेटाबॉलिज्म अगर शुरू होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए तो वो ग्लूकोज से ही होता है। तो ग्लूकोज क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 पे मेटाबॉलिज्म होता है लिपिड्स का। नंबर 3 पे जब कुछ नहीं बचता तो वो प्रोटीन का बॉडी में मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाता है। एनर्जी प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। ये एक क्वेश्चन है यहाँ पर। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अराउंड 50 to 65% एनर्जी इसी से मिलती है। हमको दो एंगल से पढ़ना है इसको, खाली इसका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट नहीं देखना, इसकी यूटिलिटी भी देखनी है कि ये किस काम में आता है। तो इसका प्राइमरी रोल क्या हो गया? एनर्जी प्रोडक्शन। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर। सिंपल carbohydrate they are soluble in water and taste sweet। मीठे होते हैं ये, इसलिए इनको अपन क्या कह देते हैं? शुगर्स। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी क्लासिफिकेशन की तो शुगर को बायोलॉजी में बोला गया सैकरम। सैकरम मीन्स शुगर। अगर एक ही कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है सिंपल तो कहलाएगा मोनोसैकेराइड 1 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड कहलाता है। दूसरा जो ग्रुप है वो क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स इसमें 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं। और अगर 10 से ज्यादा मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स हैं तो वो कहलाते हैं पॉलीसैकेराइड्स। एनसीईआरटी में पॉलीसैकेराइड्स का ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पॉलीसैकेराइड्स मीन्स मोर देन 10 units of monosaccharides। They make polysaccharides। जैसा कि मैंने कहा एनसीईआरटी में इसी पे फोकस है। अगर मैं नाम लिखूं यहाँ पे मोनोसैकेराइड के तो एक तो हो गया ग्लूकोज,
एक हो गया राइबोज। ये दो मोनोसैकेराइड के बारे में दिया हुआ है, C6H12O6, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं उसको, C5H10 and O5. These are example of monosaccharides. अब अगर देखें ग्लूकोज, तो ये दो फॉर्म में है, या तो ये चेन फॉर्म में है या ये रिंग फॉर्म में है। तो अगर मैं इसको रिंग फॉर्म में बनाऊं तो इट विल बी लाइक दिस, एंड CH2OH. These are polyhydroxy एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। वर्ड क्या यूज किया? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। सपोज दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड ये इसकी नंबरिंग होती है। ये क्या हो गया? रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सिमिलरली the ring structure of ribose will be like this. It is a pentose sugar, 5 इसमें कार्बन, ये राइबोज आरएनए की शुगर है। दिस इज अ शुगर ऑफ आरएनए, CH2OH. Similarly, it can be numbered like this 1, 2, 3, 4 and 5. तो ये क्या होगी? पेंटोज। इसमें कितने कार्बन है? 6, तो ये होगी हेक्सोज। तो ये स्टार्ट होती है ट्रायोज, 3 कार्बन, टेट्रोज 4 कार्बन, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, इस तरह से ये कैटेगराइज होते हैं मोनो से। होती एक ही है, इनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, ये टेस्ट में मीठी होती हैं। ठीक है, अब आते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। एनसीईआरटी में इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ। हमें पहले जब पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नाम का एक चैप्टर था। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने शुगर्स को जब डाइजेस्ट करते हैं तो डाइसैकेराइड्स बनते हैं, जैसे कि एक है माल्टोज, ये एक डाइसैकेराइड है, ये बनता है 2 ग्लूकोज की यूनिट से। इतना तो आना चाहिए नीट के लिए, इसीलिए मैं लिख रहा हूं माल्टोज इज फॉर्म्ड बाय 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह से यह है सुक्रोज, सबसे मीठी शुगर है सुक्रोज। 2 मोनोसैकेराइड हैं, वन इज ग्लूकोज, अनदर इज फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज भी क्या हो गया? एक मोनोसैकेराइड है। हम फ्रक्टोज को यहां लिख सकते हैं, सबसे मीठी शुगर है फ्रक्टोज। नेचर में, कुदरत में फ्रक्टोज कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं मिलती, ये ग्लूकोज के साथ जुड़ के सुक्रोज बना देती है। ये टेबल शुगर भी कहलाती है, सुक्रोज। केन शुगर, गन्ने की जो शुगर है। सिमिलरली लैक्टोज, ये मिल्क शुगर है, दूध में प्रेजेंट शुगर। लैक्टोज, इसमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं। तो हम यहाँ पे गैलेक्टोज को भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, इसीलिए मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो फ्रक्टोज क्या हो गया? मोनोसैकेराइड। गैलेक्टोज, इट इज ऑल्सो मोनोसैकेराइड। when galactose combined with glucose it forms lactose, that is मिल्क शुगर। दूध की जो मिठास होती है वो इसी की वजह से होती है। सुक्रोज, ये सबसे मीठी शुगर है, स्वीटेस्ट।
है ना, ये टेबल शुगर या केन शुगर कहलाती है। मैंने आपसे कह दिया फलों की जो मिठास है वो फ्रक्टोज की वजह से होती है, और फ्रक्टोज नेचर में कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ये ग्लूकोज के साथ मिलके रहता है। तो किस फॉर्म में रहता है? सुक्रोज के फॉर्म में रहता है। माल्टोज, ये हम जो स्टार्च लेते हैं, चाहे वो गेहूं में हो चाहे वो किसी वेजिटेबल के अंदर हो, स्टार्च होता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी में। तो स्टार्च जब जाता है तो वो जब ब्रेक होता है तो उससे बनने वाला ये ओलिगोसैकेराइड है माल्टोज। तो जब हम कहते हैं कि दो ही मोनोसैकेराइड हैं किसी यूनिट में, तो वो डाइसैकेराइड भी कहलाता है, डाइसैकेराइड। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? डाइसैकेराइड, क्योंकि इसमें दो मोनोसैकेराइड्स हैं। अब आ जाते हैं लास्ट में, ये पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये मीठे नहीं होते हैं, ये मीठे नहीं होते और नॉर्मली पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, नॉट स्वीट इन टेस्ट एंड नॉर्मली इनसॉल्युबल इन वाटर। अब इसमें करीब 5,000, 6,000, 10,000, इससे भी ज़्यादा 20-20, 30-30 हज़ार मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स होती हैं, देन दे आर कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड। तो जब ये मोनोसैकेराइड्स आपस में बाइंड करते हैं तो नेचुरल है कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता होगा, तभी बाइंड करते हैं, तभी जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। glycosidic bond, these are the bonds formed between two monosaccharides in a oligosaccharide or in a polysaccharide। तो बॉन्ड का नाम आपको बता दिया, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस इन ब्रीफ रिगार्डिंग पॉलीसैकेराइड्स। दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये मीठे नहीं होते और नॉर्मली पानी में कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल्स वो दो तरह के हैं, एक तो है होमो पॉलीसैकेराइड्स और एक है हीटेरो पॉलीसैकेराइड्स। As the name suggests, homopolysaccharides, they are made up of only one type of monosaccharides, made by only one type of monosaccharide, and as the name suggests, they are formed by more than two or more than two, made up of two or more types of monosaccharides। ये समझना बड़ा आसान है कि होमोपॉलीसैकेराइड क्या होगा और हीटेरोपॉलीसैकेराइड क्या होगा। है पॉलीसैकेराइड। जब मान लीजिए खाली ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, उसमें कोई दूसरा शुगर है ही नहीं, तो वो होमोपॉलीसैकेराइड। और अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा कोई दूसरा कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कोई दूसरा कंपोनेंट जैसे अमीन जुड़ जाता है, तो वो कहलाता है फिर अमीनो शुगर। क्या कहलाता है? अमीनो शुगर, है ना। मोनोसैकेराइड्स में जैसे एक नाम अमीनो शुगर। अब इसमें क्या हो गया? इसमें एक अमीनो एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, तो ये क्या कहलाएगा? अमीनो शुगर। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं अमीनो शुगर्स, जैसे कि हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन, ये एक अमीनो शुगर्स है और इसमें अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं मेनली, ये ध्यान रखिए। जैसे लिपिड्स हैं उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। तो ये कंपाउंड्स नेचर के अंदर कुछ इसी तरह से रहते हैं कि अकेले कार्बोहाइड्रेट कई बार नहीं मिलेंगे तो किसी दूसरे प्रोटीन के साथ, अमीनो एसिड के साथ जुड़ जाएगा। लिपिड है वो किसी प्रोटीन के साथ जुड़ जाएगा तो लाइपोप्रोटीन बन जाएगा, एंड सो ऑन। कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स होते हैं ये, बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐसा ही रहता है। तो होमोपॉलीसैकेराइड में अगर हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका जो टिपिकल एग्जाम्पल है वो है सेल्यूलोज। ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है किसका? प्लांट और फंगल सेल वॉल, प्लांट एंड
फंगल सेल वॉल। तो हम अगर ये कहें कि सेल वॉल प्लांट की किसकी बनी हुई है, तो है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज से हमें किसी तरह की एनर्जी नहीं मिल सकती, क्योंकि बॉडी के अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स नहीं होते। इस तरह से हम इसको सीख सकते हैं। सेल्यूलोज जो स्ट्रक्चर है वो अगर केमिस्ट्री लैब में टेस्ट किया जाए सेल्यूलोज को, तो उसके लिए एक रिएजेंट काम में लिया जाता है, आयोडीन। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, वो भी प्लांट्स के अंदर है। मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ, फंगस को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे काइटिन होता है। सेल्यूलोज प्लांट्स तक ही सीमित रखते हैं, फंगल सेल वॉल में काइटिन होता है। वो भी एक पॉलीसैकेराइड है। वो भी क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बनता है। हम उसको थोड़ा सा आगे लिख देंगे, है वो भी पॉलीसैकेराइड ही। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन हो गया। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है स्टार्च। ये दोनों क्या है? ये ग्लूकोज के पॉलीमर है। अब दोनों के अंदर स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो सेल्यूलोज जो है, उस सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में मान सकते हैं, और स्टार्च का स्ट्रक्चर इस तरह से हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में मान सकते हैं हम। तो अगर आयोडीन के साथ रिएक्ट किया जाए, एक सॉल्यूशन में सेल्यूलोज, एक में स्टार्च, दोनों में क्या ऐड किया? आयोडीन। आयोडीन अगर हम सेल्यूलोज वाले बीकर में या कंटेनर में डालेंगे तो उससे कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता, कैनॉट होल्ड आयोडीन। स्टार्च कैसा है? ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, इट कैन होल्ड आयोडीन, और ये बना देता है स्टार्च आयोडाइड। आयोडीन के साथ मिलकर स्टार्च आयोडाइड बना देता है। तो ये हमें वॉयलेट कलर दे देगा, वॉयलेट कलर। इस पे क्वेश्चन आते हैं, बड़े केयरफुली हमें अटेम्प्ट करने हैं। स्टार्च अगर आयोडीन से रिएक्ट करेगा तो उसको बाइंड करके क्या बना देगा? स्टार्च आयोडाइड, दैट गिव्स violet color precipitate. When we will add iodine to a solution containing cellulose, it will not give any color because cellulose cannot hold iodine, cannot hold iodine, so no color. डिफरेंस समझ में आ गया? स्टार्च आयोडीन के साथ मिलके कैसा रंग दे रहा है? वायलेट। सेल्यूलोज आयोडीन के साथ में नहीं जुड़ सकता क्योंकि ये स्ट्रेट है, आयोडीन को जोड़ने के लिए इसके पास में कोई स्पेस ही नहीं है। ये आयोडीन को होल्ड कर सकता है, स्टार्च आयोडीन को होल्ड कर सकता है बिकॉज इट इज इन हेलिकल स्ट्रक्चर। इसी तरह से दूसरे होमोपॉलीसैकेराइड्स का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एक है इन्यूलिन, ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है। It is found in stored food in roots of डायलिया। अब इसका मेडिसिनल यूज होता है। इन्युलिन इंट्रावीनसली दिया जाता है, इंट्रावीनस इंजेक्शन। किस काम के लिए? किडनी फंक्शन को चेक करने के लिए। अगर हम इन्युलिन को देंगे तो ये बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होगा, तो ये एज सच किडनी के थ्रू जितना हमने इंजेक्ट किया है उतना का उतना बाहर आ जाएगा, अगर किडनी ठीक से काम कर रहा है तो। अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये इन्युलिन जो है ना, इसका जो एक्सक्रीशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। और ये टेस्ट है किसका? किडनी फंक्शन टेस्ट करने का। तो इसका इंट्रावीनस इंजेक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट किडनी फंक्शंस। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया इन्युलिन। किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का पॉलीमर है। इसी तरह से एनसीईआरटी में एक और दिया गया है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ये एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, क्योंकि स्टार्च तो प्लांट्स के अंदर रिजर्व फूड है
और एनिमल्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन इट इज ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। एक एनिमल के बॉडी में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो जब ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है तो ये ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है कुछ इस तरह से, ये ब्रांचिंग होती है इसके अंदर 30,000 ग्लूकोज रेजिड्यूज जुड़ी रहती हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, तब जाके बनता है ग्लाइकोजन। सो ये कैसा है? ब्रांच पॉलीमर। इट कैन ऑल्सो होल्ड आयोडीन, इट कैन ऑल्सो होल्ड आयोडीन टू गिव डार्क रेड कलर, ब्रिक रेड कलर आ जाता है। तो ये ग्लाइकोजन है। एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है इसको, रिजर्व फूड है एनिमल्स के अंदर, रिजर्व फूड इन एनिमल्स। ये हो गया ग्लाइकोजन। प्लांट्स के अंदर रिजर्व फूड क्या है? स्टार्च। एनिमल्स के अंदर रिजर्व फूड क्या है? ग्लाइकोजन। तो मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड वो क्या है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्लांट्स की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो अगर इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाएं तो एक है काइटिन, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड पढ़ रहे हैं आप, तो काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन पॉलीमर है ये देखिए एमीन लग गया, कार्बोहाइड्रेट के साथ में क्या लग गया? एमीन। तो एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हो गई एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो काइटिन ये फंगस की सेल वॉल एंड आर्थ्रोपोड उनके अंदर बॉडी कवर बना देता है। ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होमोपॉलीमर इज काइटिन। काइटिन काइटिन प्रोटेक्शन दे देता है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड काइटिन। नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं इन सब के अंदर से, इसीलिए मैं इनको आपको डिस्कस कर रहा हूं। इसी तरह से अगर हम देखें हीट्रोपॉलीसैकेराइड्स ब्रीफ में, ये सेकंड पार्ट हो गया हीट्रो पॉलीसैकेराइड। अब इसमें दो कंपाउंड्स के नाम लिख रहा हूं मैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है एंड ग्लूक्यूरोनिक एसिड। ये दो चीजें हो गई, दोनों मिलके दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, दोनों अलग अलग शुगर्स हैं, दोनों मिलके क्या बना देते हैं? हीट्रोपॉलीसैकेराइड। और ये मिलके बना रहा है पेप्टिडोग्लाइकेन। बैक्टीरिया में पढ़ा होगा आपने इसको, पेप्टिडोग्लाइकेन। ये प्रोकैरियोट्स के अंदर है, बैक्टीरियल सेल वॉल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पेप्टिडोग्लाइकेन। तो ये क्या हो गया? हीटरोपॉलीसैकेराइड, क्योंकि इसमें दो अलग अलग तरह के टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर इन्वॉल्व, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड दूसरा कंपाउंड है, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं ये, म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। एक है हाइलुरोनिक एसिड, उसमें डी ग्लूकुरोनिक एसिड, और एक और कंपाउंड है
एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन वो प्रेजेंट होता है। एगार आपने सबने पढ़ा है, सीवीड है, उसमें बायोलॉजिकल लेबोरेटरी के अंदर कॉमनली यूज सब्सटेंसेस है एगार, जिस पे बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई जाती है, वो भी एक हीट्रोपॉलीसैकेराइड है एगार। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसके, एक एग्जाम्पल हो गया पेप्टिडोग्लाइकेन, दूसरा एग्जाम्पल हो गया एगार। ये हीट्रोपॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए। इसी तरह से बायोलॉजिकल लुब्रिकेंट है, एग्जाम्पल आने चाहिए हाइलूरोनिक एसिड। ये एक पॉलीसैकेराइड है जो कि किस फॉर्म में हम पढ़ सकते हैं उसको, बायोलॉजिकल लुब्रिकेंट। इट इज ए बायोलॉजिकल लुब्रिकेंट, जो कि जैसे हमारा साइनोवियल जॉइंट्स है, तो साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, तो उसमें हाइलुरोनिक एसिड एक मेन कंपोनेंट होता है। सिमिलरली अपनी जो आई बॉल है उसके अंदर एक ह्यूमर है, इसका नाम है विट्रियस ह्यूमर, उसका भी एक मेन कंपोनेंट है हाइलुरोनिक एसिड, तो वो आई बॉल को लुब्रिकेट करता है। तो ये बायोलॉजिकल लुब्रिकेंट्स कहलाते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जितना मैंने बताया वो नीट के सिलेबस को कवर कर रहा है। दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।